जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके पेपर भी अच्छे हो रहे होंगे। तो जी आज हम देखेंगे एमजीटी 301 के करंट पेपर्स को। तो जी इसमें जो है मेरे पास एमसीक्यूज़ तो नहीं हैं, लेकिन इसमें मेरे पास जो जितने भी सब्जेक्टिव थे वो सारे के सारे मैंने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो पहली वाली वीडियोस थी जो मैंने प्री एंड पोस्ट असेसमेंट की बनाई थी, और सब्जेक्टिव का तो चले मुझे खुद ही पता चल गया ना कि उसमें से कुछ क्वेश्चन लगे हैं, ठीक है। पता नहीं अब जिसने वीडियो देखी है उसको लगे हैं या नहीं लगे, या जिन्होंने वीडियो देखी ही नहीं है, लेकिन मैंने खुद भी अभी देखे थे कि कुछ आई थिंक सो 2-3 क्वेश्चन उसमें से आए हुए थे, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक बंदा वो फ़ाइल पढ़ लेता है, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है और फिर उसमें से उसको 2 से 3 क्वेश्चन ला लग जाते हैं, चलें 3 नहीं लगते 2 भी लग जाते हैं, 1 भी 5 नंबर का लग जाता है तो आई थिंक सो इट्स इनफ। लेकिन अगर किसी को नहीं लगे तो होपफुली कि जो असेसमेंट्स थी वो प्री एंड पोस्ट वाली, उसमें से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी इंशाल्लाह आपकी। आगे भी मैंने इसी तरह की एक छोटी-सी कंट्रीब्यूशन की है, उम्मीद है कि इससे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। लेट हो गई हूँ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैंने जो है वो देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब करके लाया है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएँ। चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आई थिंक सो 8-9 पेपर थे, 7-8 इतने ही थे। तो उन सब का मैंने सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई गलती-कोताही हुई तो अपने बिहाफ़ पे उसको सही कर लीजिएगा। ऑब्वियसली मैं भी एक इंसान ही हूँ, गलती हो सकती है। तो लेकिन अपनी तरफ से मैं एज़ ऑलवेज़ अपना 100% दिया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितने भी आपके फेलोज़ या फ्रेंड्स जिनका पेपर रह गया हो, उनके साथ भी लाज़मी शेयर कीजिएगा। ठीक हो गया जी? अच्छा, यहाँ पे पेपर नंबर 1 है हमारे पास एमजीटी अच्छा ये अब मैं सब कुछ एमसीक्यूज़ कुछ कांसेप्चुअल, कुछ थीम्स की स्टेटमेंट्स थी, ठीक है। सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं। तो 3 मार्क्स का उन्होंने बताया हुआ है। पर्सनैलिटी के ऊपर था कि अगर लक्स एक पर्सन है तो उसकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी कि यूज़र को अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, अब लक्स लक्स ही लिखा हुआ है मेरे ख़्याल से, तो अगर अगर मैं गलत ना पढ़ी होंगी तो मुझे लक्स एक पर्सन कैसे हो सकता है? फिर पर्सन की पर्सनैलिटी मतलब कैरेक्टरिस्टिक पता नहीं, मतलब मुझे समझ तो नहीं आई थी क्वेश्चन की, लेकिन मे बी अब अचानक से मेरे ज़हन में आया कि ये पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ये ना हों कि पर्सनल फैक्टर जो थे इसमें एक और, वो भी मैं आगे जाके आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। लेकिन इससे पहले मेरे माइंड में ये था कि लक्स पर्सन कैसे हो सकता है? या तो इनको बताने में मिस्टेक हुई है या फिर शायद मुझे अंडरस्टैंडिंग करने में मिस्टेक हुई है। तो चलें फिर मैंने इसको जो है अपने अकॉर्डिंगली एक लक्स को एज़ एन प्रोडक्ट ले लिया और उसकी लक्स की क्या-क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और वो किसी यूज़र को अपनी तरफ किस तरह से अट्रैक्ट करेंगी, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये मतलब कि अगर एक सिनेरियो आपको दें कि लक्स एक आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है? आपने वो मार्केट में लाया है, अब उसकी कौन-सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो यूज़र को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी? तो ये सिनेरियो मैंने अपने माइंड में रख के इसका जो है मैंने इसका सॉल्यूशन एक बनाया। तो उसमें जो लक्स एक सोप है, ठीक है? सोप ही है और तो कुछ नहीं होता ना। अच्छा, तो उसमें हम क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखेंगे? नंबर 1 पे हमारे पास लक्ज़रियस फ्रेग्रेंस, ठीक है? इसकी अच्छी खुशबू जो है इस सोप की, वो यूज़र को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है? और अच्छी स्मेल मतलब कि यूज़र को बाकी सोप से ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक हो गया? यहाँ पे देख लेते हैं, हम साथ-साथ पढ़ भी लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। Lux soap is known for its attractive and long-lasting fragrance that leaves a pleasant odor on the skin. ठीक है, तो सेकंड थिंग क्या थी? स्किन नॉरिशमेंट, ठीक है। तो लक्स सोप इज formulated with ingredients that provide deep nourishment to the skin, leaving it soft, smooth and moisturized. ठीक है, तो पहली तो ये कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्ट तक मतलब चलती है, ठीक है, देर तक चलती है। और दूसरी कि वो स्किन को नरिश करता है, ठीक है ना? उसमें ऐसे इंग्रीडिएंट्स यूज़ हुए हुए हैं जो आपकी स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट और मॉइस्चराइज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इनफ हैं कि किसी यूज़र को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक हो गया? उसके बाद द थर्ड थिंग इज़ जेंटल क्लींजिंग। लक्स सोप offers gentle yet effective cleansing, removing dirt
impurities and excess oil from the skin without stripping away its natural moisturize। अच्छा जी, तीसरी चीज ये है कि ये बहुत जेंटली क्लेंस करता है आपकी नेचुरल जो मॉइस्चराइजर होता है स्किन का, उसको एक्सेस किए बगैर, मतलब उसको बगैर रिमूव किए आपको बहुत अच्छे से क्लेंजिंग दे देता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ही किसी प्रोडक्ट की जो है ना एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ। खैर, मे बी इससे आपको ज़्यादा समझने में अच्छी हेल्प होगी, तो इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। अच्छा जी, उसके बाद है रिच लेदर। ठीक है, अब कहता है लक्स सोप प्रोड्यूस अ रिच एंड क्रीमी लेदर दैट एनहांस द बाथिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक अच्छी, अब इसको हम क्रीमी, इसको कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एक झाग वगैरह इस तरह से कुछ कह सकते हैं बनाता है, मतलब एक अच्छी स्मूथ सी वो क्रीमी लेदर देता है। ठीक है, तो एक ये चीज़ होगी। अब द लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट थिंग जो है वो है ब्रांड हेरिटेज। ठीक है, तो ब्रांड हेरिटेज यानी रिच है, इसकी इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इसकी डिलीवरी और क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, इनके प्रोडक्ट की, ठीक है, इस कंपनी के, तो ये भी किसी यूजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो अगर आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप 5 क्वालिटीज लिख सकते हो, अगर आपको 3 नंबर का आता है तो आप इनमें से 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं जी, उन्होंने कहा हुआ है दीज करेक्टरिस्टिक्स मेक लक्स सोप एन अट्रैक्टिव चॉइस फॉर यूजर्स सीकिंग अ सोप दैट नॉट ओनली cleanses their skin effectively but also provide a luxurious and nourishing experience। ठीक है, तो जितना तो मुझे समझ में आया था ना ये सिनेरियो, उसके अकॉर्डिंग आई थिंक सो कि मैंने ठीक किया है, बट फिर भी अगर इसमें मेरे से कोई मिस्टेक हुई तो इसको अपने बिहाफ पे आप ठीक कर लीजिएगा। ओके ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं जी। अ, ज़्यादा ही ऊपर चले। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव डिमांड विद एग्जांपल। अब नेगेटिव डिमांड क्या होती है, ये भी मैंने हैंडआउट से ही उठाया है। नेगेटिव डिमांड इज अ डिमांड सिचुएशन इन व्हिच योर प्रोडक्ट इज फेसिंग बाइस्ड आर नेगेटिव व्यूज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, जिसमें आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसको या तो कोई सही तरह से रिव्यूज नहीं दे रहा होता, या फिर आपके जो पोटेंशियल कस्टमर होते हैं यानी कि आने वाले फ्यूचर कस्टमर इसको कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, नेगेटिव रिव्यू देते हैं। ठीक है, उनको अच्छा नहीं लग रहा होता। ओके हो गया, उसके बाद है फॉर एग्जांपल, अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, आसान हो रही है, फिर इसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करूंगी। हाँ जी, तो नेगेटिव डिमांड विद एग्जांपल हमने देख लिया, ये हैंडआउट से मैंने लिया है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो आई थिंक सो ये पढ़ लिया है, मुझे तो भूल गया था। अच्छा, नेगेटिव डिमांड इज अ डिमांड सिचुएशन इन विच योर प्रोडक्ट इज फेसिंग बाइस्ड और नेगेटिव व्यूज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है, तो इसकी तो समझ आ गई हो कि आपको, और एग्जांपल भी साथ अटैच है। ठीक है, आपने इसको भी देख लेना है, होपफुली आपको अगर आ गया तो आपका जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं जी बीसीजी मैट्रिक्स। अब बीसीजी मैट्रिक्स जो है वो सारा मैंने बिल्कुल उसकी सारी की सारी जो है ना एसएस लेके यहाँ पे अटैच कर दिया। अगर इसको आपने एक्सप्लेन मजीद पढ़ना हुआ, इसकी एक्सप्लेनेशन, तो वो आप पढ़ सकते हो। बाकी ये अगर मतलब बताया तो नहीं हुआ था कि बीसीजी मैट्रिक्स को क्या करना है, लेकिन आई थिंक सो कि यही करना होगा कि उसके जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बतानी होंगी और बताना होगा कि ये क्या है। तो देख लेते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स इज अ टूल फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस। इट इज डन ऑन द स्केल ऑफ रिलेटिव मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट। ठीक है, उसमें सबसे पहले आ जाता है स्टार। ठीक है, हाई ग्रोथ रेट एंड हाई मार्केट शेयर, जिसमें ग्रोथ रेट भी हाई होता है और मार्केट शेयर भी हाई होता है, तो वो हमारी कौन सी कंडीशन होती है, स्टार कंडीशन। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क में क्या होता है कि हाई ग्रोथ रेट तो हाई होता है लेकिन मार्केट शेयर हमारा कम होता है, लो होता है। ठीक है, उसके बाद कैश काउ आ जाता है, तो लो ग्रोथ रेट हमारी लो हो जाती है और मार्केट शेयर हमारा हाई हो जाता है। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डॉग। लो ग्रेथ रेट और लो ही मार्केट शेयर। अच्छा, यहाँ पे आपको मे बी आप अपने तरीके से याद करें तो ये ज़्यादा बेटर हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ जो बिल्कुल वाज़ है। जो स्टार है मीन्स टू से कि उसमें दोनों चीज़ें हाई हैं, ग्रोथ रेट भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है। और जो डॉग है उसमें दोनों चीज़ें ही लो हैं। अब बीच वाले दो आप खुद अपनी ट्रिक से याद कर लीजिएगा। आई थिंक सो कि आपको मतलब इजीली अब हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जी। लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, उसमें प्लेस और प्रमोशन का बताना था। तो प्लेस एंड प्रमोशन जो है वो क्या होती है मार्केट मिक्स में, आई थिंक सो यही पूछा होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा। तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये
द नेक्स्ट पी इज प्रमोशन। प्रमोशन में हमने इट इज मेकिंग योर मार्केट आर कस्टमर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट आर ऑफरिंग, ठीक है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग उन्होंने सी बताई हुई कम्युनिकेशन। उसके बाद प्रमोशन है, प्रमोशन मस्ट बी सच दैट मैसेज इज कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर प्रॉपरली। और प्लेस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस योर प्रोडक्ट सच दैट इट रीचेज द कस्टमर कन्वीनियंटली, ठीक है। तो प्लेस एंड प्रमोशन आपने कर लेना है, होपफुली आपको अब थोड़ी सी ईज हो जाएगी इसको करने में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल क्लासेस की मेजर क्लासिफिकेशन करनी थी। सोशल क्लासेस जो हैं उसकी मेजर क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको यहाँ पर से उठा के दे दी है, आप इसको हैंडआउट्स पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक किस्म का समझे कि हिंट दे दी है, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन जो आपकी मतलब ईज कर दी है कि सारे जो करंट पेपर थे उनको इकट्ठा करके उनके आंसर्स भी मैंने आपको वेरीफाई कर दिए हैं कि यही है, आपने बस अब उसको याद करना है और पेपर में लिख के आना है। तो आई थिंक सो ये काम तो आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सोशल क्लासेस जो हैं उसकी मेजर 3 मेजर जो है ना क्लासेस हैं, ठीक है। उसमें आ जाती है हमारे पास अपर क्लास, मिडल क्लास एंड लोअर क्लास, ठीक है। तो ये अब आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ओके हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास नीड, वांट एंड डिमांड विद एग्जांपल। नीड, वांट और डिमांड को एग्जांपल के साथ लिखना था, तो वो भी मैंने अटैच कर दिया। यहाँ पे अगर देखें तो नीड इज अ स्टेट ऑफ फेल्ट एप्रीविएशन, ठीक है। फम्बलिंग हो जाती है कभी कभी। नीड इज अ स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिविएशन व्हेनेवर यू फील देयर इज सम गैप और यू आर डेप्रिविएटेड of something you try to fulfill it, like hunger, thirst. What is thirst? It is the feeling of lack of fluid in your body, ठीक है। whenever there is a lack of fluid in your body। अच्छा, ये सारी जो चीज़ है ये आपने खुद पढ़नी है, ये एग्जांपल्स में मैंने साथ में अटैच कर दिए, मतलब मैंने आपको दिखा दिया कि ये है। अब ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस तरह वीडियो में ज़्यादा मतलब पढ़ने से आपको फ़ौरन तो याद होने नहीं वाला, तो इसलिए आप बस हिंट्स लें और इसको खुद से करें। उसके बाद है जी एमसीक्यूज आर कंसेप्चुअल, फ्यू फ्रॉम पास्ट पेपर्स एंड सम फ्रॉम फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो जिसने फॉर्मेटिव असेसमेंट की हुई है उसको तो पता है कि भाई वहां से भी पेपर आ रहा है। अब जिस बेचारे ने की नहीं हुई उसको कैसे पता चलेगा कि वहाँ से भी पेपर आ रहा है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट्स क्या है, जो हमने अगर आपने पास्ट वीडियो देखी है वो वाली जो मिड टर्म की प्रिपरेशन की थी, तो जो उसमें मैंने प्रिपरेशन करवाई थी ना आपको क्विज़ से, तो वो हैं आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, यानी कि प्री एंड पोस्ट असेसमेंट्स, ठीक है। तो वहाँ से भी पेपर आता है, लेकिन शर्त ये है कि आपने उसको पहले पढ़ा हो तो, है ना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के थे उसमें, इंटरनल फैक्टर हाउ दे हेल्प मार्केटर्स। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं और ये वो मार्केटर्स की किस तरह से हेल्प करते हैं, तो ये भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। इंटरनल फैक्टर्स रेफर्स टू द aspects within a company or organization that can influence its marketing strategy and outcomes, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि ये हेल्प किस तरह से करते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। दीज फैक्टर्स इंक्लूड द कंपनीज रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, कल्चर एंड स्ट्रक्चर। ये कंपनी के अंदर के ही फैक्टर होते हैं जिसमें उसके रिसोर्सेज आ जाते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, उसका कल्चर, उसका सारा स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। अब ये मार्केटर की हेल्प किस तरह से करते हैं तो वो देख लेते हैं। दे हेल्प मार्केटर्स बाय एनेबलिंग देम टू लेवरेज स्ट्रेंथ्स, अलाइन स्ट्रेटजीज विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, adapt to changes and utilize resources effectively, thus enhancing the company's market परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीज़ें किस लिए की जाती हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस को एनहांस किया जाए, ठीक है। तो एक और चीज़, जो क्वेश्चन आपको बुक में से ना मिले वो आपको यहीं से याद करना पड़ेगा। तो अभी चाहे लिख लें, एसएस ले लें, वो आपकी मर्जी है। तो आप काइंडली इसको कर ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ प्रमोशन एंड प्लेस इन मार्केटिंग, ठीक है। तो ये रिपीटेड है, ऊपर भी हम देख के आए हैं कि प्रमोशन एंड प्लेस का उन्होंने पूछा हुआ था, तो ऑब्वियसली वो यही पूछा हुआ होगा कि प्रमोशन और प्लेस का क्या कंसेप्ट है मार्केटिंग में, ठीक है। तो ये रिपीटेड है, इसको हम जाने देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड विजन। मिशन एंड विजन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। विजन गिव्स लॉन्ग टर्म डायरेक्शन व्हाट इट वांट्स टू बी इन लॉन्ग टर्म। विजन जो होता है वो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। और जो मिशन होता है वो ये होता है कि किसी भी कंपनी का कोई भी पर्पस होता है जिसको वो अचीव करने के लिए उस पे मतलब उस पे रिसोर्सेज लगाए जाते हैं, मेहनत की जाती है, एक किसी लिमिटेड अरसे के लिए आप समझ लें, ठीक है।
उसके बाद कहते हैं मिशन ऑर्गेनाइजेशन पर्पस व्हाट इट वांट्स टू अकम्प्लिश इन द लार्जर इन्वायरमेंट, ठीक है। ये लार्जर इन्वायरमेंट में हम अचीव करते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए अचीव करते हैं, ठीक हो गया। इसमें जितना भी डिफरेंस है, बाकी ये मैंने ऐसे अटैच कर दिए, चाहे तो यहाँ से देख के कर लें, चाहे तो हैंडआउट्स में जाके देख कर लें, लेकिन कर जरूर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग है 5 मार्क्स के, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट। Selling concept is the idea that consumers will not buy enough of the firm's product unless it undertakes a large scale selling and promotions of efforts. Selling concept क्या होता है कि तब तक कोई भी मतलब कंज्यूमर्स का तब तक उस चीज़ को बाय ना करना जब तक उसकी अच्छी खासी प्रमोशन ना हो गई हो, या फिर उसका एक बड़ा लार्ज स्केल सेलिंग का ना हो, ठीक है। दिस अप्रोच इज आस्किंग फॉर हैवी प्रमोशनल एक्टिविटीज। तो ये अप्रोच जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रमोशन मांगती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस जब तक होगी आपके प्रोडक्ट के बारे में तो ही वो आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, ठीक है। इसका सारी एक्सप्लेनेशन अब आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है जी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? Marketing concept is the idea that achieving the organizational goals depends on knowing the needs and wants of the target market and delivering the desired satisfaction better than competitors do, ठीक है। तो मार्केटिंग का क्या मकसद होता है कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है, उनको पूरा करना होता है, और आपके जो कस्टमर्स होते हैं, जो आपकी समझ लें कि पोटेंशियल कस्टमर होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं, उनको आपने ज़्यादा अच्छी चीज़ प्रोवाइड करनी होती है अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले में, ठीक हो गया। बाकी आप इसको देख लीजिए, होपफुली जैसे मैं समझा रही होती हूँ अगर आप इसको वैसे समझ लें तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट इधर ही आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अब जो नेक्स्ट है पेपर, वो पेपर नंबर 3 है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, ये चीज़ मैंने ज़्यादा हाईलाइट इसलिए की थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिन्होंने भी कहा हुआ है बहुत अच्छा कहा हुआ है, ऑलमोस्ट मैं भी यही कह रही होती हूँ, लेकिन चलें मे बी आपको ये हाइलाइटेड और बोल्ड ज़्यादा अफेक्ट कर जाए। तो इन्होंने कहा हुआ है एमसीक्यूज इज ऑल आर कंसेप्चुअल, ठीक है। एडवाइस उन्होंने ये दी हुई है, फाइल से रट्टा लगाना बंद कर दो, जस्ट कंसेप्ट क्लियर करो। तो काइंडली कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें, क्योंकि एमजीटीज जो होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट चलते हैं, इसके अलावा कोई रटा शटा नहीं चलता, ठीक है। उसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। कहते हैं डिफाइन कस्टमर एंड कंज्यूमर विद एग्जांपल्स, ठीक है। कस्टमर आर कंज्यूमर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मार्केटर्स, दोज हु बाय समथिंग, those who consume something are customers, ठीक है। those who buy something are called customers and those who consume something are called कंज्यूमर्स, ठीक है। उन्होंने रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है तो मिक्स हो गया हुआ, दैट्स वाई। उसके बाद कहते हैं जी, बट दोज हु बाय समथिंग एंड दोज हु कंज्यूम समथिंग कैन बी सेम आर डिफरेंट। ये आपको एमसीक्यूज में भी वो पूछ सकते हैं कि जो कंज्यूमर होता है, ठीक है, वो कस्टमर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखिए, एक बंदा है, वो कोई चीज़ खरीदता है, ठीक है, तो मे बी वो अपने लिए खरीद रहा है या किसी के लिए, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है कि हम खुद ही खरीदते हैं और खुद ही यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ टाइम ऐसे होता है कि एक ऑनर है कंपनी का, तो उसने लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स वगैरह खरीदे हैं, तो वो अपने मतलब कंपनी के लिए आगे अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए खरीद रहा है ना, तो यानी खरीदने वाला कोई और हुआ, कस्टमर कोई और हुआ, और उसको कंज्यूम करने वाला यानी उसको यूज़ करने वाला कोई और हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके बीच में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिफाइन विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अगर आपको याद हो तो हमने अपनी जो मिड टर्म की सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की थी, ये देखें, अगर आपको आपने देखी है तो भी ठीक, नहीं तो भी मैं आपको बता दूं कि उसमें भी हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पढ़ा था, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है? जहाँ पे आपको बिल्कुल भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में क्लियर नहीं होता, मतलब आपकी प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन नहीं होती, ठीक है। मतलब आपने अगर किसी मार्केट में कोई एडवर्टीजमेंट करनी है तो आपको नहीं पता होता कि अच्छा इसको किस तरह से करना है या क्या करूँगा तो क्या रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है and list 5 points why so important to run a business by build a relationship with customers। तो ये मैंने गूगल से लिया था क्योंकि मैंने हैंडआउट्स कोई इतना खास नहीं मिला, तो जो क्वेश्चन मुझे नहीं मिले थे हैंडआउट से, मैंने फिर भी उनको जद्दोजहद करके ना आपके साथ शेयर कर दिया ताकि आप लोग इसको करें
इस वीडियो से देख के थोड़ा-सा फ़ायदा लें और आपका जो जिस-जिस का भी पेपर रह गया वो अच्छे से अच्छा हो जाए। तो जी उसके बाद इसका हम आंसर देख लेते हैं कि 5 पॉइंट्स उन्होंने कहा हुआ है कि ऐसे बताएँ जिसकी वज़ह से आपका कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो और आपका बिज़नेस अच्छे से मतलब सक्सेसफुल हो। तो इसके लिए कौन से पॉइंट्स होते हैं वो बताएँ। तो बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ दे इंक्रीज़ सेल्स, ठीक है? पॉइंट नंबर 1 वो सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कस्टमर एट्रिशंस, ठीक है? उसके बाद डिलीवर इनवैल्यूएबल मार्केटिंग, उसके बाद बूस्ट एम्प्लॉयी मोरल, टर्न कस्टमर्स इनटू योर R&D डिपार्टमेंट, ठीक है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना? तो इसमें ये होता है कि कस्टमर्स ही फिर आपको फर्दर रिसर्च या फर्दर बताते हैं कि अब ये वाला आप प्रोडक्ट रखें या ये वाला करें या ऐसे करें, और फिर कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हो जाते हैं जो आपके साथ अटैच हो जाते हैं। फिर जब हम उसके फर्स्ट जो न्यू प्रोडक्ट आता है ना, तो उसकी टेस्टिंग के लिए फिर हम उन्हीं कस्टमर्स को यूज़ करते हैं, वो फिर हमें फीडबैक देते हैं, अच्छा ये चीज़ अच्छी थी, ये नहीं अच्छी थी, इसको इम्प्रूव करें, तो ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास, अगर आप गुजरांवाला में ब्रांच ओपन करें अपनी, देन आप उसकी ग्रोथ के लिए कौन से इकदामात करेंगे और कौन सा टूल यूज़ करेंगे? अच्छा, अब मुझे ये यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि ब्रांच कौन-सी ओपन करनी है? मतलब फिर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा या कुछ भी तो, लेकिन अगर बिल्कुल ऐसे ही ब्रांच ओपन करनी है किसी भी चीज़ की, तो फिर हम उसकी प्रमोशन करेंगे, ठीक है? प्रमोशन के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टूल्स होते हैं। जस्ट लाइक हम सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे भी प्रमोशन कर सकते हैं। इसी तरह हम मतलब पोस्टर्स वगैरह करके भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप काइंडली थोड़ा-सा अपने बिहाफ़ पे देख लीजिएगा, क्योंकि इसका मुझे मेरे समझ में भी नहीं आ रहा था कि अच्छा कौन-सी ब्रांच ओपन करनी है ना, कोई प्रोडक्ट, कोई कुछ, तो फिर इसलिए मैंने इसको वैसे आपको समझा दिया है कि हम इसकी प्रमोशन करेंगे, क्योंकि हमने ब्रांच तो ओपन कर ली है। अब हमने लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस देनी है कि हमने फलाँ जगह पे अपनी ब्रांच ओपन की है, वहाँ ये चीज़ की अवेलेबिलिटी है। तो जब लोगों को अवेयरनेस होगी तो तभी वो हमारे पास आएँगे। ओके हो गया? उसके बाद है पेपर नंबर 4 हमारे पास, एमसीक्यूज़ फ्रॉम, अच्छा ये 19 के हैं, कुछ 15 के, 19 के, मतलब अभी रीसेंट ही हैं, तो कर लेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है? उसके बाद है एमसीक्यूज़ फ्रॉम हैंडआउट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन इन बिज़नेस में। बिज़नेस में मार्केटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारा वो जो टॉपिक था मार्केटिंग वाला, उसकी डेफिनिशन और किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं, ये सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया। मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच कंपनीज़ क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड strong customer relationships in order to capture value in return, ठीक है? Marketing is a set of activities which is a value creating process to offer it to those who need it, and it is offered in such a way to build relationship with those to whom it is offered, ठीक है? तो आपने ये सारा पढ़ लेना है, आप इसी को लिख देंगे तो इसके ही आपको नंबर मिल जाएँगे, ठीक है? इम्पोर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि हमने अपनी उससे वैल्यू रिटर्न करवानी होती है, और जो जिनके लिए ये इम्पोर्टेंट होती है, जिनको चाहिए होती है, हमने उनके लिए ही इसको प्रोडक्ट को सेल करना होता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट्स की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, ये मैंने आपको पहले सब्जेक्टिव में भी बताया था, उसमें भी थोड़ा-सा डिस्कस किया था, आई थिंक सो माइक्रो को किया था या मैक्रो को किया था। तो ये भी कर लीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद है डिफाइन डाटा टाइप्स ऑफ डाटा। अब इसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि डाटा टाइप्स ऑफ डाटा, इस तरह का ना एक और क्वेश्चन आगे भी है। तो मे बी ये क्वेश्चन भी वही हो, फिर हम उसको ही देख लेंगे, लेकिन इसको मैंने फिर एज़ एन डाटा टाइप्स लिया था कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं या डाटा कितनी किस्म का डाटा होता है, कैसे-कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल डाटा और एक्सटर्नल डाटा था, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था। आप भी इसको कर लीजिएगा, अपने बिहाफ़ पे देख लीजिएगा। अगर आपको किसी आपके फेलो या फ्रेंड से ज़्यादा अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, तो फिर भी अच्छी बात है, ठीक है ना? तो ये भी देख लीजिएगा, और एक आगे है क्वेश्चन, वो भी आपको दिखाती हूँ, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद है जी हमारे पास, यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है मिस्टर कामरान इज़ हंग्री, ठीक है? एंड थिंक्स ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा, नीड, वांट और डिमांड विद लॉजिकल, अच्छा कहते हैं, इसकी तो अच्छे से समझ आ गई होगी आपको भी कि मिस्टर कामरान जो है उनको बहुत भूख लगी हुई है और वो सोच रहे हैं कि वो पिज़्ज़ा खाएँ, ठीक है? तो ये क्या हो सकती है? नीड हो सकती है, वांट हो सकती है या डिमांड हो सकती है। आपने लॉजिकल रीज़निंग बतानी है। तो सबसे पहले तो बिल्कुल क्लियर कट ये चीज़ है कि ये तो है ही वांट, यानी कि उन वो चाह रहे हैं। देखिए नीड एक होती है वो हंग्री होना, ठीक है? तो अब वो हंग्री हैं, तो उनके लिए और भी तो बहुत सारे ऑप्शन है ना, पिज़्ज़ा ही ज़रूरी खाना है, और भी ऑप्शन है। तो इसलिए ये उनकी क्या बन गई है, वांट बन गई है कि वो चाह रहे हैं कि वो पिज़्ज़ा खाएँ, ठीक हो गया?
अब हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा एलैबोरेट किया हुआ है मैंने इसको, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन था तो आई थिंक सो इतनी रीज़निंग तो देनी बनती थी। बाकी मैंने, अगर आप थोड़ी कम भी कर लें तो नो इश्यू, बट मैंने ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐड किया था, ताकि अगर इस तरह का कोई और भी सिनेरियो आ जाता तो आप उसको भी अच्छे से जो है हैंडल कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास है जी, इन दिस सिनेरियो मिस्टर कामरान्स डिजायर टू ईट पिज़्ज़ा कैन बी क्लासिफाइड एज अ वांट रादर देन अ नीड और डिमांड। ठीक है, नीड और डिमांड नहीं है, वो वांट है। हियर आर 5 लॉजिकल रीजनिंग, तो वो लॉजिकल रीजनिंग देख लेते हैं। Lack of necessities, ठीक है, necessity. Pizza is not a fundamental requirement for survival or meeting basic social physiological needs, ठीक है। तो it is not essential for sustenance or maintaining health। अच्छा, कहते हैं कि पिज़्ज़ा को ज़रूरी तो नहीं है कि पिज़्ज़ा ही बुनियादी एक रिक्वायरमेंट है कि हम उससे अपनी भूख मिटाएं, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए ये है इसका मतलब कि ये एक नीड नहीं है, ठीक है। नीड, लेक ऑफ नेसेसिटी, यानी कि ये ज़रूरत वाली चीज़ नहीं है, ये उससे कुछ बढ़ के है, ठीक है ना? उसके बाद है सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस। मिस्टर कामरान्स क्रेविंग फॉर पिज़्ज़ा स्टेम्स फ्रॉम हिज पर्सनल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रादर देन अ यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट। अब कहते हैं कि ये उनकी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं कि वो पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, ये कोई यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट नहीं है। नीड तो वो होती है ना, ये यूनिवर्सली हमें चाहिए होती है, यानी खाना-पीना, रिहाइश, पहनावा, सब कुछ, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये नीड नहीं है, ये उनकी अपनी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव्स। द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव फूड ऑप्शन सजेस्ट दैट पिज्जा इज नॉट अ मैंडेटरी चॉइस बट आर डिस्क्रिशनरी प्रेफरेंस बेस्ड ऑन पर्सनल डिजायर्स। ठीक है, कहता है कि प्रेजेंस और भी चीजें हैं, और भी बहुत सी फूड्स हैं, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि पिज्जा जरूरी है, तो इसलिए ये नीड में नहीं आएगा। Conditional nature है। Mr. Kamran's hunger-driven thought of eating pizza indicates that it is a situational want influenced by his current state of hunger rather than a constant ongoing demand। ठीक है, कहते हैं कि ये एक करंट स्टेट है जिसमें उनको भूख लगी और वो चाह रहे हैं कि वो, मतलब एक सिचुएशन है ना, तो वो चाह रहे हैं कि वो पिज्जा ही खाएं, और ये ऐसा भी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी इसी की ही डिमांड करेंगे, ठीक है। तो ये डिमांड भी ना हुई और इसने कांस्टेंट भी नहीं रहना, इसलिए ये डिमांड भी नहीं है और ये नीड भी नहीं है, ये वांट है। ठीक हो गया। उसके बाद है अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। दिस इज वेरी सिंपल, के अफोर्ड भी कर सकते होंगे, और उसकी से पहली बात तो ये कि अगर मिस्टर कामरान अफोर्ड ना कर सकते पिज्ज़ा होते, तो उन्होंने कभी नाम ही नहीं लेना था पिज़्ज़े का, ठीक है। तो अगर एक्सेसिबिलिटी ना होती तो अफोर्ड कर भी सकते होते, तो एक्सेसिबिलिटी ना होती, मतलब उनको उनके एरिया में मिलता ही ना होता पिज़्ज़ा, तो वो कैसे खा लेते, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि मिस्टर कामरान जो हैं, उनको पहली बात तो उनको एक्सेस भी है पिज़्ज़ा की, ठीक है, और दूसरा वो चाह भी रहे हैं कि भई वो पिज़्ज़ा ही खाएँ, ठीक है। तो एंड दैट्स इट, आई थिंक सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजनेबल क्वेश्चन था, 2 पाकिस्तानी, ओहो! इसको भी अभी लो होना था। अच्छा जी। तो यहाँ पे है कि टू पाकिस्तानी कल्चर कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इन कंट्री। तो अब ये थोड़ा-सा दिया हुआ था और साथ उन्होंने कहा एक याद नहीं लेकिन कंसेप्चुअल था, ठीक है? तो इसकी मुझे भी नहीं समझ थी, तो फिर मैं इसको नहीं कर पाई। अगर आपको थोड़ी-सी भी समझ हो तो आप काइंडली इसको खुद कर लीजिएगा, ओके? उसके बाद है पेपर नंबर 5, ये भी 14 का है। एमसीक्यूज़ कंसेप्चुअल थे, कांसेप्ट क्लियर तो सब आसान। दैट्स वेरी गुड। डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन, ये रिपीटेड है, हम ऊपर देख के आए हैं। उसके बाद है पर 5 पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर क्या होते हैं, और वो 5 लिखने थे, तो यहाँ पे हैं पर्सनल फैक्टर दैट आर हिज और हर पर्सनल ट्रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल जिसमें एज, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, पर्सनैलिटी एंड लाइफस्टाइल और सेल्फ कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है production concept. Production concept is the idea that consumer will favor products that are available or highly affordable, ठीक है। उसके बाद है here marketers focus on quantity as they believe that customers are quantity oriented, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है, प्रोडक्शन कंसेप्ट में ये होता है कि जहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ चाहिए होती है, और मार्केटर्स क्वालिटी ना दें वो एक अलग बात है, लेकिन क्वांटिटी उनको देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, एंड लिस्ट 5 फैक्टर्स ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट। व्हाट इज मैक्रो, मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके 5 फैक्टर, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 5 फैक्टर पूछे हुए हैं, तो 5 फैक्टर जो हैं वो हैं
6 उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। अच्छा यहाँ पे तो ऐसे दिए हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने हैंडआउट्स पे जाके इनकी डिटेल्स भी पढ़ लेनी है और इनकी डिटेल्स भी लिखनी है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई थी और बताना था कि ये नीड है या वांट या डिमांड है, ठीक है। तो विद लॉजिकल रीजनिंग, मे बी ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो हम डिटेल से पढ़ के आए ये वही हो या फिर उस तरह का कोई और हो। दैट्स वाई इसका एक दो क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा चलें एक ही को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि और भी कोई आए तो आप उसको भी अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक हो गया, रिपीटेड है, इसको भी छोड़ देते हैं। उसके बाद है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था जिसकी मैं ऊपर बात कर रही थी ना, डिफाइन डाटा एंड टाइप्स ऑफ कलेक्शन डाटा। तो वहां पे ऊपर पता नहीं कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, डाटा और टाइप ऑफ डाटा कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। अच्छा, इसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है फाइंड किया कि मे बी इसमें वो ये पूछ रही हूँ कि आपने जो डाटा कलेक्शन की टाइप्स हैं वो बतानी है। पहली बात तो ये कि डाटा क्या है, ठीक है। तो डाटा इज अ रॉ फैक्ट्स ऑफ फिगर्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस, ठीक है। तो ये डाटा की डेफिनेशन है, गूगल करेंगे तो आसानी से मिल जाएगी। और ये तो बहुत पुरानी डेफिनेशन है, मे बी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इस तरह से होती थी। अच्छा, तो आपने यहाँ पे ना 3 होते हैं डाटा की टाइप्स। एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा एंड द थर्ड वन इज़ बिग डाटा। बिग डाटा यहाँ पे मैं अटैच नहीं कर पाई, 25 पेज नंबर पे अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो, प्राइमरी डाटा है और सेकेंडरी डाटा है। इसको आपने कर लेना अच्छे से, ठीक है, डिटेल से पढ़ लीजिएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। और थर्ड थिंग इज़ आपने बिग डाटा जो है वो हैंडआउट्स में सर्च कर लेना है और बिग डाटा भी कर लेना है। ठीक हो गया? तो ये तीनों वेज जो होते हैं मार्केटिंग में वो डाटा कलेक्शन के वेज होते हैं, ठीक है, टाइप्स होती हैं। उसके बाद पेपर नंबर 6 है तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि एमसीक्यू सारे कंसेप्चुअल थे, ठीक है। लॉन्ग में डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रैक्टरी, ये एक्सट्रैक्टरी नहीं है, ये एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। एक्सप्लोरेटरी हम ऊपर पढ़ रहे थे, डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये देखिए, exploratory research, that is among the 3 types of marketing research, is used to investigate a problem that is not clearly defined, ठीक है। उसके बाद कहता है while the purpose of descriptive research in marketing scenario usually is to know the profiles of customers and competitors, ठीक है। जहाँ पे आपको अपने competitors का भी पता होता है और अपने कस्टमर्स का भी पता होता है। उसके बाद है सेलिंग कांसेप्ट एंड मार्केटिंग कांसेप्ट, ये भी हम ऊपर कर रहे हैं, रिपीटेड है। उसके बाद है क्वेश्चन है पेपर नंबर 7, एमसीक्यूज कंसेप्चुअल थे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपने कर लेनी है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक फिट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड कैपेबिलिटीज एंड इट्स चेंजिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इसको पढ़ के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि आपने करना तो खुद इसको याद है, ठीक है। तो मेरे पढ़ने से याद हो भी नहीं जाएगा फ़ौरन से, ठीक है। आप बस इसको देखें, हिंट लें और अपना जो है पेपर अच्छे से बैठ के तैयार करें। उसके बाद है नीड, वांट एंड डिमांड डिफाइन विद एग्जांपल, तो ये मैंने ऊपर कर दी थी, ये भी रिपीट हो गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट, तो माइक्रो इन्वायरमेंट की क्या टाइप्स हैं वो देखनी है। टाइप्स तो खैर मुझे नहीं मिली थी एज सच, अगर किसी को मिले तो वो कर लीजिएगा और मेंशन भी कर दीजिएगा कमेंट में। लेकिन इसके फैक्टर्स थे जो मुझे मिले थे, ठीक है ना। माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, सप्लायर्स, इंटरमीडिएटरीज, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एंड पब्लिक, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर थे, इसको मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद बीसीजी रिपीटेड है। उसके बाद है स्वॉट, ठीक है। स्वॉट एक एनालिसिस होता है जिसमें एस फॉर स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, टी फॉर थ्रेट्स। तो ये इसकी आपने एक एक लाइन की डेफिनेशन है वो भी कर लेनी है, तो होपफुली अगर ये आपको आएगा तो आप बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। उसके बाद मार्केटिंग रिसर्च है। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है? इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, increasing sales, knowing the reason of declining sales, and assessing the feedback of customer before launching any product, ठीक है। तो मार्केटिंग रिसर्च हमें ये फायदे देती है और इसलिए यूज होती है। ओके हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, divisibility and compatibility. Compatibility is the degree to which a product fits the values and experiences of potential customers, ठीक है। On the other hand, divisibility refers to the degree to which a product may be tried on a limited basis, ठीक है। तो ये दोनों की डिफरेंस है, ये भी आपने कर लेने हैं। पेपर नंबर 8 हमारे पास डिफरेंस बिटवीन इंटरनल पब्लिक एंड लोकल पब्लिक, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एमसीक्यूज 50% फ्रॉम हैंड आउट्स एंड 50% फ्रॉम मतलब कंसेप्चुअल। तो पब्लिक और लोकल जो पब्लिक्स हैं, इंटरनल और लोकल पब्लिक्स हैं, उनको देखना है।
तो ये भी दोनों मैंने डेफिनेशंस ऐड कर दी हैं, ठीक है? आप इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद एनलिस्ट एनी 3 साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है? तो साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं जिसमें जस्ट लाइक हमारे पर्सनल फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है? ये ना सारी नीड्स जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखें कल्चरल नीड्स होती हैं, ठीक है? नीड्स नहीं, इसको हम फैक्टर्स कह रहे हैं शायद। सोशल होता है, पर्सनल होता है और साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है? तो इसमें मोटिवेशन आ जाती है, परसेप्शन आ जाती है, लर्निंग, बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स, ठीक है? तो 3 उन्होंने कहा हुआ था लिखने को। आप मोटिवेशन, परसेप्शन और लर्निंग लिख सकते हैं। इसी तरह अगर वो पर्सनल की पूछ ले तो आप उसकी जगह एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज, ठीक है? ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, ये सब कुछ लिख सकते हो। सोशल की पूछ ले तो आप रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, रोल्स एंड स्टेटस लिख सकते हो। कल्चर है, कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल क्लासेस, ठीक हो गया? उसके बाद सिनेरियो फ्रॉम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब सिनेरियो था प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से, तो उसमें कोई प्रोडक्ट के बारे में कोई सिनेरियो दिया होगा, आपने वो फाइंड करना होगा, तो फिर इसलिए मुझे इसका क्लियर नहीं था तो इसको छोड़ दिया। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इसलिए मैंने इसको इस कलर से हाईलाइट कर दिया था, बीसीजी और नीड्स एंड वांट्स वगैरह भी। उसके बाद है लास्ट पेपर हमारे पास, पेपर नंबर 9, और इसमें सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। इंटरनल पब्लिक और लोकल पब्लिक भी हमने देख लिया, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट भी देख लिया, आइडेंटिफाई नीड्स वांट्स एंड ये डिमांड भी देख ली, जो एग्जांपल देखी थी ना ऊपर, उसी तरह का कोई सिनेरियो होगा तो उसमें। उसके बाद डिस्क्राइब माइक्रो इन्वायरमेंट, ये भी हमने देख लिया। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप माशाल्लाह से सब लोग देख रहे होते हैं और बहुत अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पेक्ट एंड लव। तो काइंडली फिर वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट भी मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि फाइनल टर्म के लिए जल्दी से जल्दी आपकी प्रिपरेशन जो वीडियोज़ हैं वो तैयार करके रख दूँ और आपकी पहले से ही अच्छी तैयारी हो पड़ी, ताकि आपके पेपर अच्छे से अच्छे हो सकें और सबके इक्वली अच्छे हो सकें। ऐसा नहीं कि कुछ पेपर मैं लेट अपलोड कर रही हूँ, कुछ मैं जल्दी अपलोड कर रही हूँ, तो फिर जो बेचारे दे लेंगे वो तो फिर मतलब रह जाएँगे ना इस फ़ायदे से। तो जी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा, जिनका भी पेपर होने वाला है उनको तो लाज़मी दे दीजिएगा, ठीक है? होपफुली आप उनकी हेल्प करें तो अल्लाह ताला को यही अदा आपकी पसंद आ जाए, तो आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएँ। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।